बेटा दो बात पूछता हूँ, रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दी है और वॉइस मेरी आ रही है। अगर वॉइस आ रही है, रिकॉर्डिंग चालू है तो आप यस दीजिए बेटा, उसके बाद आई विल स्टार्ट। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। देखिए बेटा, यस्टरडे हमने जो बर्थ कंट्रोल हमारे पास में, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था पॉपुलेशन एक्सपोजर। देखिए बेटा, कल भी किसी भी टॉपिक में हैव यू एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, और अगर आप चाहो तो जैसे मैंने मेथड्स बताए तो आपका एक मेथड होगा पिल्स वाला, एक पिल्स थी, एक इमरजेंसी पिल्स थी। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इम्प्लांटेशन, चौथे पांचवें नंबर का जो भी है इम्प्लांटेशन, आइडर वैक्सीन। अभी तो इसके बारे में खूब चल रहा है वैक्सीन के बारे में। एक आ रहा है या इंजेक्ट, तो आपके पास नेक्स्ट आ रहा है इम्प्लांटेशन आइडर वैक्सीन। तो इम्प्लांटेशन के अंदर क्या करते हैं, देखिए प्रोजेस्टेरोन आइडर its combination with estrogen implant under skin। बस इसमें आपकी सारी बात आ गई। या तो अकेला प्रोजेस्टेरोन अलोन, आइदर प्रोजेस्टेरोन, आइदर अकेला प्रोजेस्टेरोन, आइदर इट्स कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन स्किन के आर्म के नीचे, आर्म में स्किन के नीचे इसको क्या कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं, रख देते हैं, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा प्रोजेस्टेरोन आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता रहेगा और आपके पास वो कॉन्ट्रासेप्टिव का वर्क करता रहेगा, या आपके पास आपको प्रिवेंट कर देगा प्रेगनेंसी। एक चीज। दूसरा, या तो ये रखो आइदर वैक्सीन का मतलब है प्रोजेस्टेरोन and its combination with estrogen inject in body। या फिर आप क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, ये जो एस्ट्रोजन का प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन, इसका जो कॉम्बिनेशन लेकर के उसको आप बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं, इंजेक्ट करते हैं। एक अमाउंट होता है वो अमाउंट जिससे कि लॉन्ग पीरियड और ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क कर रहा है, ये कर रहा है और लॉन्ग पीरियड, लंबे समय। देखिए अलग अलग प्रकार का, एक तो जैसे रेगुलरली डेज के अंदर आपको वो करना है, जैसे आपको पता है माला डी है, वो आप रेगुलर डेज में जिस दिन भी आपको कंसीव करना है उस समय माला डी बंद कर दीजिए, कंसीव हो जाए। आपको डेली खाने की प्रॉब्लम होती है कॉन्ट्रासेप्टिव को, तो आप उसके लिए मैंने बता दिया आपको सहेली ले लीजिए। सहेली आती है, उनके अंदर भी वही प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। और अगर कोई बाय द मिस्टेक गड़बड़ हो गई हो या किसी भी प्रकार की जो अनवांटेड आपके पास प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी हुई नहीं बट कोर्स हो गया और आपको लग रहा है कि इट में बी डेवलप प्रेगनेंसी,
उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था 72 या इमरजेंसी केस, जो 72 आवर के अंदर कोर्स के 72 घंटे के अंदर वो लेनी पड़ेगी। उनके अंदर भी क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन होता है। आपकी बुक में इसका मैकेनिज्म नहीं बताई हुई, अगर आप चाहो तो मैं मैकेनिज्म बता दूं। अगर जानना चाहते हो इसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की मैकेनिज्म क्या है, वैसे काफी कुछ पढ़ लिया आपने, उसको मुझे केवल आपको हाईलाइट करना है। इफ यू वांट तो मैं आपको समझाता हूं। यस नो लिखिए बेटा। अगर आप मैकेनिज्म समझना चाहते हैं तो 2 मिनट का काम है, आपको समझा। ओके बेटा, ओके। देखिए बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो, जो कि मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया। देखो बेटा, थोड़ा पीछे का चैप्टर पूरा ये जो चीजें पढ़ा रहा हूँ पीछे के चैप्टर में मैं डिटेल पढ़ा चुका, उस पर ध्यान दीजिए। आप मेरे से बात नहीं कर सकते लेकिन ध्यान दीजिए। अगर आपको याद हो तो क्या हुआ, 13 डे ग्राफियन फॉलिकल रीच टू नियर द वॉल ऑफ ओवरी। ओवरी की बॉल के पास पहुंच गए, ओवरी की बॉल के पास पहुंच के 14 डे ये ब्लास्ट हो गया, एंट्रम ब्लास्ट हो गई, और जो सेकेंडरी फूसाइट फाइटर एग था वो वहां से निकल करके सिलोम में आ गया। पीछे आपके पास फॉलिकुलर सेल्स, और उन फॉलिकुलर सेल्स में क्या स्टोर हो गया बेटा, ब्लड क्लॉटिंग, और वो फॉर्म कर लिया कॉर्पस। याद आया क्या? अगर कॉर्पस लुटियम हो गया, एग इधर से एम्पुला में पहुंच गया, एम्पुला में एक पड़ा है। कॉर्पस लुटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करता है। प्रोजेस्टेरोन के सीक्रेशन से प्रोजेस्टेरोन जो स्टेटम फंक्शनलिस, अभी मैं आपको एंटोमी बताऊंगा उसमें ये काम आएगी। स्टेटम बेसिलिस थी, उसके ऊपर दूसरा लेयर बन गया स्टेटम फंक्शनलिस। स्टेटम फंक्शनलिस इज ए टेम्परेरी लेयर, और जो स्टेटम फंक्शनलिस है उसको मेंटेन करने का काम करता कौन बेटा, बता दो? प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है कॉर्पस लुटियम से, और ये पूरा का पूरा चलता है फीडबैक, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करने के लिए यूट्रस की बोल से फीडबैक जाता है जहां पर हाइपोथैलेमस पर, और हाइपोथैलेमस एलएच का सीक्रेशन करता है, और वो एलएच कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करता है, और कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करता है, वो स्टेटम फंक्शनलिस को मेंटेन करता है। ये बात आपको मैंने पहले पढ़ा। अब सुनिए होता है ये प्रोजेस्टेरोन क्यों नहीं, देखिए पिल्स में ले लो, इंजेक्शन में ले लो, इम्प्लांटेशन में ले लो, सब जगह प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, यहाँ 2 चीज दी जाएगी। अकेला प्रोजेस्टेरोन भी वो वर्क कर देगा जो हम चाहते हैं, बट एस्ट्रोजन उसको हटाओ। एस्ट्रोजन इसलिए डाला जाता है, एस्ट्रोजन इज ए फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन है। अतः जो आप पिल्स वगैरह लेते हैं उनसे क्या होता है, चेहरे पे छाया बन जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, कई साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो एस्ट्रोजन डालने के कारण आपके पास जो फीमेल में साइड इफेक्ट आ रहे हैं वो नहीं आते हैं। एस्ट्रोजन का भी यही रोल है, और कोई रोल नहीं। अब रहा मैं प्रोजेस्टेरोन, अब बताइए आपने एक्सटर्नली उसको प्रोजेस्टेरोन दे दिया एनिमल को, जो भी है फीमेल को। अब जब प्रोजेस्टेरोन दे दिया तो ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब प्रोजेस्टेरोन, इसको समझना बस काम की चीज यही है, आपने बाहर से प्रोजेस्टेरोन दिया, ब्लड में प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो गया, तो हाइपोथैलेमस के पास क्या न्यूज जाएगी कि भैया प्रोजेस्टेरोन खूब हो गया, कार्पस लुटियम को कहो कि प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन कम कर दे। यही करना पड़ेगा ना बेटा, जब बढ़ गया बॉडी के अंदर तो वो प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेशन कम करने के लिए हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एलएच का सीक्रेशन बंद कर देगा, क्योंकि उधर वो बढ़ गया। और एलएच का सीक्रेशन कम करते ही जो कॉर्पस लुटियम बना था वो कॉर्पस लुटियम क्या होगा, डीजनरेट हो जाएगा, और कॉर्पस लुटियम डीजनरेट होने के कारण जो बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन बन रहा था वो नहीं बनेगा, और क्या नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो पूरा मात्र 2 लाइन की चीजें जो अच्छे बच्चे नहीं समझते, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। तो अगेन यस सर लिख दो, समझ में आ गया तो बेटा मुझे बहुत अच्छा लगेगा, नहीं आया तो नो सर लिख दो, दोबारा बता दूंगा। दोबारा बताना है तो आप अगेन लिख दो या रिपीट लिख दो। वेरी गुड,
मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे बहुत अच्छे हैं, समझ में आ गया बेटा। यही सबसे मेन मुद्दे की बात है बेटा। ये जिससे ये तो चीजें तुम पढ़ सकते हो मुझसे भी, बट क्या है कि ये अपना रोल कैसे कर रहा है, वो रोल है प्रोजेस्टेरोन का। प्रोजेस्टेरोन जब बॉडी में बढ़ जाता है, और देखिए आप एक कब देखेंगे प्रोजेस्टेरोन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। कहां तो प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को बनाने वाला हार्मोन है, और कहां हम प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए भी प्रोजेस्टेरोन का यूज कर रहे हैं। ड्यू टू रीजन क्या है, और ये केवल किसी चीज के लिए नहीं, एवरी चीज के लिए। जब हमारे बॉडी में वो चीज बढ़ जाती है तो उसका सीक्रेटिंग मेथड जो बॉडी में होगा वो डिक्रीज होता है, और उसके कारण में जो भी कई बीमारियां हैं जिनका ट्रीटमेंट अपन इसी बेस से करते हैं कि बॉडी को वो चीज दे देते हैं जिससे कि वो चीज बनती नहीं है, नहीं बनती तो बॉडी अपने आप मेंटेन कर लेती है। नेक्स्ट इम्प्लांटेशन, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और फिर फाइनल था स्टरलाइजेशन मेथड। स्टरलाइजेशन मेथड आइदर इसको अपन कह सकते हैं सर्जिकल मेथड, दैट नोन एज सर्जिकल मेथड। इनमें कहीं पर भी सर्जिकल नहीं था, ये एक पहला आया है जो सर्जिकल मेथड है, जिसे आजकल हम फैमिली प्लानिंग के नाम से पहले क्या जानते थे, फैमिली प्लानिंग। और फैमिली प्लानिंग जो नॉर्मल भाषा में हमारे ग्रामीण लोग जानते हैं वो जानते हैं नसबंदी से। तो ये फैमिली प्लानिंग होती है, ये सर्जिकल मेथड होता है, और इसमें चाहो तो पूरा डायग्राम बनाने से नीड तो नहीं है, नहीं छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं, मैं आपको बता चुका हूं। वैसे आपके पास ये टेस्टिस था, वैसे उस डायग्राम में उसमें बताया था, इस पर ये थोड़ा रखो बना रहा हूं। एपिडाइडिमस था, एपिडाइडिमस से क्या निकल रहा था, बाहर जाके आपके बुक में दोनों टेस्टिस का बना रखा है, दोनों का बना नहीं, बस एक का ही काम। ये बात देखने जाकर के यहाँ एंगुला फॉर्म कर रहा था, और यहाँ आपका सेमिनल टेस्टिस, ये सिंपल सा डायग्राम है। और एक बार रेफरेंस इस साइड से आ रहा था, एक बार रेफरेंस इस साइड से आ रहा था। दिस इज द फास्ट रेफरेंस। तो ये जो फैमिली प्लानिंग का सर्जिकल मेथड है, ये जो होता था मेल के लिए है वेसेक्टोमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है। और फीमेल का जो प्लानिंग है वो है ट्यूबरक्टोमी। Once is a vasectomy and tuberclomy। तो मेल एनिमल के अंदर आपके पास वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट, वन पेयर ऑफ एपिडाइडिमस प्रेजेंट, वन पेयर ऑफ वास्ट रेफरेंस, वन वास्ट रेफरेंस राइट साइड एंड अनदर इज द लेफ्ट साइड। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि जो वास्ट छोटा सा कट लगा करके इसमें से इसका एक छोटा स्मॉल पीस कट करते हैं, और स्मॉल पीस कट करने के बाद में इनको मूव करते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर इसको थ्रेड से बांध देते हैं, इसको यहाँ से थ्रेड से बांध देते हैं। ये हो गई आपकी वेसेक्टोमी। क्योंकि मैथ प्रोडक्टिव सिस्टम मैंने विद डायग्रामिक पहले ही आगे की प्रॉब्लम्स के लिए मैंने पहले ही अच्छे से आपको समझाया है कि स्कोटम में आपके पास वन रेड टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के ऊपर डबल सेल स्ट्रक्चर एपिडाइडिमस होता है। एपिडाइडिमस का जो पूरा एपिडाइडिमस है जिसका पोस्टीरियर पार्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एंड दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर known as vas deferens, and this tube-like structure enter in abdominal cavity through the inguinal canal। जो पीछे का पड़ा हुआ आगे काम देगा, इस चैप्टर में एक दूसरे से लिंक्ड है,
और साइड के 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जेनेटिक करेंगे तो इसका नहीं खत्म हो जाएगा। 2 दिन और आप इस चैप्टर को पहले डे से लिख रखिए। दिस इज द इंग्युलर कैनाल, थ्रू द इंग्युलर कैनाल इट एंटर इन एब्डोमिनल कैविटी एट बोथ साइड। दो थे, दोनों साइड से आते हैं। बोथ एपिडर्म what happens, cut a small piece cut and it tied with thread, that process known as vessel। अब देखिए बात ये नहीं केवल डायग्राम का आप देख सकते हैं, बट क्या अब वेसेक्टोमी को आपने कट करके टाइट करके बांध दिया। अब इसको बांधने से क्या हुआ, इसको बांधने से क्या हुआ कि टेस्टिस का फंक्शन था, वापस जाओ उस पे मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जो हमने पढ़ाया, टेस्टिस का फंक्शन था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, एपिडाइडमस का फंक्शन था कैपेसिटेशन एंड न्यूट्रिशन, एंड वाट का फंक्शन था मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म को मोटाइल करके एपिडाइडमस से ये कहां लाता था, एम्पुला में। दिस इज द एम्पुला। और एम्पुला में ये 1 मंथ तक 30 डेज तक सर्वाइव कर सकते हैं, आइदर स्टोर हो सकते हैं। अभी क्वेश्चन पूछूंगा या ध्यान रहे अच्छे से पढ़ना। 1 मंथ तक फिर क्या होता है, यहां तक रहता है स्पर्म। जब स्पर्म यहां आता है तो उसमें मिक्स किया जाता है सेमाइनल फ्लूइड और मिक्स किया जाता है उसमें प्रोस्टेट फ्लूइड और मिक्स किया जाता है सेमाइनल फ्लूइड एंड मिक्स किया जाता है प्रोस्टेट फ्लूइड। Then sperm convert in semen। दोनों में अंतर होना चाहिए। What is sperm? What is semen? Sperm is a male gametophyte, but semen is a mixture of different fluids. These fluids are the seminal fluid, prostate fluid, and sperm, known as semen. अब आपके पास अगर आपने कट कर दिया तो क्या स्पर्म आगे मूव करेगा, नहीं करेगा। अब स्पर्म आगे यहीं स्टोर रह जाएगा। जब स्पर्म आगे मूव नहीं करेगा तो एक नेचर भी होती है हमारी, जब वो चीज काम नहीं आती तो धीरे धीरे वो क्या होती है, बंद हो जाती है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन भी बंद हो गया। अब एक क्वेश्चन और आता है कि क्या आफ्टर फैमिली प्लानिंग उनके अंदर कोर्स होगा या नहीं होगा, या पॉपुलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता, या सीमन का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। आप जवाब दीजिए, देखिए सामने कौन इंटेलिजेंट है। अगर वेसेक्टोमी कर दी गई किसी मेल की तो सीमन का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। देखिए कौन आंसर देता है। यस सर तो लिखा हुआ है, इसलिए यस सर मत लिखना, होगा लिख दो या नहीं होगा। आफ्टर वेसेक्टोमी सीमन फॉर्म इन मेल एनिमल आइदर नो, होगा या नहीं होगा। यस वो होगा या नहीं होगा। किसी का आंसर नहीं आया बेटा, होगा। वेरी गुड, क्योंकि वेरी नाइस वेरी नाइस, जैसे अच्छे लगते हो यार, देखो क्या थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिलता है। देखिए होगा, बट उसमें क्या नहीं होगा, स्पर्म नहीं होगा, सीमन बनेगा, सारी चीज प्रोसेस नॉर्मल रहेगा, बट उसमें क्या नहीं होगा, स्पर्म नहीं होगा। द लैक ऑफ स्पर्म इन सीमन, बट सीमन फॉर्म। एक क्वेश्चन अच्छे से सुनना। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, एक क्वेश्चन और है बेटा, आपके आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूछना चाहूंगा। मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज समझा ली, आप इसका आंसर दे सकते हैं, आई होप। एक मेल एनिमल है, उसकी वेसेक्टोमी कर दी 15 जुलाई। अब उसने कोर्स किया 5 अगस्त को, प्रेगनेंसी होगी या नहीं। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, डायग्राम को देखो। एक मेल एनिमल है, उसकी वेसेक्टोमी की 15 जुलाई को, और उसने कोर्स किया, पॉपुलेशन किया फीमेल के साथ 5 अगस्त को। उसके प्रेगनेंसी होने के चांस है या नहीं है? है तो है लिख दो, नहीं है तो नहीं। क्यों बेटा, सामने बैठोगे जब बड़ा अच्छा लगेगा।
प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी? टाइम लग रहा है। यस सर, होगा होगा होगा, बिल्कुल राइट। नहीं बेटा, होगी। अब बताओ क्यों, वो मैं बता देता हूं। प्रेग्नेंट, नो प्रेगनेंसी बट प्रेगनेंसी होगी। इसलिए होगी कि आपको मैंने बोर्ड पर देखने के लिए कहा था ना, कितने दिन तक स्पर्म पड़ा है एम्पुला में? 3 दिन तक। काटा कहां से? एम्पुला से पहले। बाद में तो नहीं आएगा, लेकिन 15 जुलाई को आपने किया था उसका ऑपरेट और 5 अगस्त को किया था, तो यहाँ पे 1 महीने तक है, 15 अगस्त तक तो स्पर्म पड़े हैं। तो इस पर्सन के अंदर 1 महीने तक तो स्पर्म सीमन में आएगा। मैं होप करता हूं कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। इसीलिए मैंने 3 दिन लिखा था, 1 मंथ लिखा। हाँ, आफ्टर 1 मंथ 15 अगस्त के बाद कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब आपके पास स्पर्म नहीं आएगा। अगर समझ में आ गया हो तो मैं आपको आगे वाला ट्यूबरक्लोसिस बता दूं। ये थी वेसेक्टोमी और एक होती है ट्यूबरक्लोसिस। इसका डायग्राम मेरा थोड़ा रफ बनाऊंगा, तो इतना टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं। अब फीमेल है, फीमेल के अंदर क्या है? फेलोपियन। ये यूट्रस का और इसकी फैमिली प्लानिंग के लिए आपको करना पड़ता है ट्यूबरक्लोसिस। देखो, वेसेक्टोमी, वेस का मतलब है वेस्ट। यहां से देख लो, कभी कंफ्यूज नहीं होगी, नहीं तो कई बार मेल का फीमेल में, फीमेल का मेल हो जाता है। वेस्ट से मतलब है वेसेट गार्ड, तो भी वेसेक्टोमी। फेलोपियन ट्यूब, ट्यूब है से ये, इसका भी स्मॉल पीस काट करके इसको हम बाइंड करते हैं। एक तरफ तो यहां से बाइंड करते हैं, दूसरी तरफ यहां से बाइंड करते हैं। और आपके पास ये जो कट किया जाता है, ये कट किया जाता है आफ्टर एम्पुला। अब यहाँ पर कई क्वेश्चन मिलता है जो बच्चों को बुक से नहीं मिलते हैं। आपने दोनों फेलोपियन ट्यूब को कट करके, दोनों फेलोपियन ट्यूब को कट करने के कारण आपको पाथ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। अगर इसके पास स्पर्म आ भी जाता है और स्पर्म अगर मोटिलिटी करेगा तो यहाँ जाकर के स्पर्म रुक जाएगा, रास्ता नहीं जा पाएगा। और अंडा अगर आ जाता तो अंडा यहाँ पर पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, तो याद करो फर्टिलाइजेशन का पहले मैकेनिज्म मैंने बताई थी, एप्रोक्सीमेशन ऑफ केमिक्स की एप्रोक्सीमेशन पता है, और इसके कारण इनका एप्रोक्सीमेशन हो ही नहीं सकता, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। आई थिंक दिस आ गया बेटा? अगर आ गया तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे पता आप देंगे, मेरे को विश्वास है मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि पीछे सारा पढ़ा हुआ आपको वही रिपीट कर रहा हूं। अगर किसी फीमेल का ट्यूबरक्लोमी हो गया तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा या नहीं होगा? अब ये पहले का होगा इसलिए
अब यस नो लिख दो। अब लिखना है तो यस या नो लिखो बेटा, जिससे पहचान जाऊं। अगर नहीं है होगी, यस होगा, होगा, हाँ हिंदी में समझदार है ये, टीना हिंदी में लिख दिया होगा। गुड गुड बेटा, होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होगा, क्योंकि आपने अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा हो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होती है वो बेटा वो यूट्रस से होती है, और यूट्रस के अंदर इधर से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता, केवल हार्मोनल चेंजेस होता है। क्योंकि ओवुलेशन भी होगा, ओवुलेशन होगा, लेकिन लंबे समय बाद ओवुलेशन होना बंद हो जाएगा, बट प्रोसेस पूरा होगा, कंप्लीट होगा प्रोसेस। वो का वो 13 डेज का प्रोसेस होगा, कॉर्पस लुटियम भी फॉर्म होगा, ओवा भी रिलीज होगा, बट वो जो ओवा होगा वो फेगोसाइटोटिक सेल्स के द्वारा फेगोसाइटोसिस करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ब्लीडिंग होगा। दूसरा रीजन ब्लीडिंग का यह है कि जब आपके पास 13 डेज का जो प्री ओवुलेटरी पीरियड चलेगा, उस प्री ओवुलेटरी पीरियड के अंदर एफएसएच एस्ट्रोजन वगैरह का लेवल इंक्रीज होगा। लेवल इंक्रीज होगा तो स्टेटम बेसिलिस के ऊपर स्टेटम फंक्शनलिस का फॉर्मेशन एवरी मंथ एवरी 28 डेज आफ्टर होगा। और स्टेटम फंक्शनलिस बनी कहां, यूट्रस, इस कट का उससे लेना देना नहीं है। वो बनेगी तो एवरी मंथ उसको आपको वाश आउट भी तो करना पड़ेगा, वाश आउट करके उसको बाहर भी निकालना होगा, इसलिए मेंस्ट्रुएशन होगा, ओवुलेशन होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा, बट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको सर्जिकल मेथड के द्वारा कट करके अलग कर दिया, जिससे कि ये आपस में नहीं मिलेंगे। अब इसको देख लीजिए बेटा, और आपकी स्क्रीन को मैं अच्छी तरह देख रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन अगर दिमाग में चल रहा हो तो यू कैन आस्क, फिर मैं टॉपिक बंद करूंगा। अगला टॉपिक आ रहा है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसलिए हैव यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अभी तो मैं बता दूंगा, क्यों फिर मैं आपको प्रीवियस चैप्टर की तरह इसके क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करने ही होंगे बेटा। इसलिए हैव यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क ऑन स्क्रीन। पूछ लो जब तक मैं इसको, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका कुछ बनाना हो बना। अगर क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप जब फ्री हो जाओ उसको देख दाख करके तो डन लिख दीजिए, मैं आगे बात करूंगा। डन, ओके बेटा। नाउ लेकिन एक चीज आपको पहले कहना चाहूंगा, जो चीज मैंने समझाई है हालांकि इससे बहुत कम है उसको, लेकिन फिर भी आप अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसको एक बार रीड जरूर कर लेना, ताकि यहाँ समझाई हुई चीज आपके पास परमानेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। बताया हुआ ना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। अभी के भी पढ़ना, थोड़ी देर बाद जब भी आपकी क्लासेस शुरू हो जाए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टुमारो अपन पढ़ा देंगे, लेकिन नेक्स्ट साइड तो आप पढ़ के आ जाना। एक है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।
ये टॉपिकल पढ़ाएंगे तो सर आ गया है, हम सबको सबमिट का वो करवाएंगे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कल ये 5 मिनट विषय है, 5 मिनट विषय हाँ बच्चे तो इतनी है। तो जब तक सब बैठे मैं बता दूं मेडिकल टर्मिनेशन। देखिए कई बार क्या होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है। चलो कल ही बताइए, ठीक है बेटा, हो गया है बड़ा ठीक है। कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे हमने आपको ये इतने, इसको छोड़ो, इसमें तो प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है, 1% चांस नहीं। इसके अलावा जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव हमने बताए उनका जो है परसेंटेज है, अपन कहेंगे कि श्योरिटी वाली जो परसेंटेज है वो ज्यादा से ज्यादा 80 to 90% होता है। उनमें भी 10-20% क्या होता है कि वो सक्सेसफुल नहीं होते। कई बार हो सकता है कि कोई पिल्स ली या पिल्स लेना भूल गए, हो सकता है कि जैसे बैरियर है, बैरियर ब्रस्ट हो गया, हो सकता है कि आप जो यूज किया था, यूआईडी किया था, आईडी की थी, वो आईडी आपके पास उनका जो टाइम पीरियड था वो निकल गया। देयर आर मेनी कारण रीजन जिसके कारण आपके पास क्या होता है प्रेगनेंसी हो जाती है। और फिर उस कंडीशन में जब प्रेगनेंसी हो जाती है या फिर कई बार क्या होता है केस होते हैं आजकल आपको सुनने को मिलते हैं, उस कंडीशन में भी कई बार हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, हमारी स्वेच्छा से उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं, हटाते हैं। वो प्रक्रिया जो होती है मेडिकल की वो कहलाती है एनटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आइदर इंड्यूस्ड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हम उसको हमारे द्वारा करवाते हैं, सो दैट इज द इंड्यूस कहलाती है। इसके बारे में मैं कल बताऊंगा। हो सकता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को या मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप अच्छे से पढ़ के आना, तो ये 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी कि इसको कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या इसके हैजार्ड है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कौन सा टाइम उचित होता है जब ये करवाना चाहिए, कौन से टाइम में नहीं करवाना चाहिए। ऑल द बेस्ट सर इसको डाल दो, आप डाल दो वो कर देता हूं मैं, फिर सेकंड डाल देंगे। हाँ डाल देना यार, बच्चे कहते हैं YouTube पे डालते नहीं, मेरे को डालना नहीं है।